नमस्ते एवरीवन। मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहा है, क्या करें, कैसे इन्वेस्ट करें ना। इस तरह का क्वेरीज बहुत आता है आप लोग का, तो इसी को मैं आंसर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। साथ ही एनवीडिया का रिज़ल्ट आ चुका है, देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है और उस रिज़ल्ट का इंडियन आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या कोरिलेशन हो सकता है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आ चुका है, तो उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसी पे तो डिपेंड करेगा कि यूएस में जल्दी ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या फिर थोड़े देर के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और यूएस में जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है या ऊपर जाता है उसका पूरे वर्ल्ड पे फ़र्क पड़ता है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। साथ ही आप लोग के कुछ प्रश्न हैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से रिलेटेड, उसको भी कवर करूंगा। नाउ जान लेते हैं एनवीडिया के रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट मैंने कल भी बताया था कि उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। एनवीडिया का रिजल्ट है ना, अच्छा ही होता है, तो अच्छा आया भी है। उनका अगर आप सेल्स देखेंगे ना, रेवेन्यू 96.22 बिलियन यूएस डॉलर्स, मतलब इंडियन कंपनी से कंपेयर करेंगे तो वो दूसरे लेवल का ये सब कंपनी ना। 96 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ सेल्स। मार्केट सोच कर चल रहा था कि 92 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास आएगा, तो उससे ज़्यादा आया है। और इसमें भी डेटा सेंटर बिजनेस से ही पूरा आया है। 117% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 89 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू आया है सिर्फ डेटा सेंटर बिजनेस से। और मार्केट सोच कर चल रहा था कि अबाउट 86 बिलियन के आसपास आएगा, तो उससे ज़्यादा ही आया है। और प्रॉफिट, नेट इनकम कितना, एक क्वार्टर का तो डबल कर गया है पहले से, 53.95 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ईपीएस आया है 2.22 पर शेयर। ईपीएस में देखिए, आप लोगों को कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ना, कमेंट में आप लोग लिखते हैं तो पता चलता है। ईपीएस का मतलब क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई आउटस्टैंडिंग शेयर्स। की कंपनी ने जितना टोटल प्रॉफिट कमाया है उसमें जो भी शेयर्स अवेलेबल है, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं, उसे डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा पर शेयर ईपीएस, मतलब पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ। और ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी ईपीएस देखने जाए ना तो दो ईपीएस मिलेगा आपको, बेसिक और डाइल्यूटेड। आपको डाइल्यूटेड ईपीएस देखना है। और देखिए जो रिजल्ट आया है उसमें बड़ी बात क्या है, मार्केट देखिए ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि भाई आपने क्या किया। मार्केट बोलेगा कि ठीक है, जो किया सो किया, वो तो पास्ट है, ख़त्म हुआ। फ्यूचर बताओ, मार्केट वैसे ही चलता है। फ्यूचर गाइडेंस जो है ना वो बहुत अच्छा आया एनवीडिया का, इसीलिए स्टॉक प्राइस देखेंगे ना तो 4-5-6% इस रेंज में ऊपर जा रहा है। तो फिजिकल 2028 का रेवेन्यू ग्रोथ बोला जा रहा है 70%। और मार्केट में जो एनालिस्ट है ना वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 44% के आसपास बोला जाएगा, 70% बोला गया। इसीलिए अच्छा खासा तेज़ी देखा जा रहा है स्टॉक में। और इसी का पॉजिटिव असर, इनफैक्ट सिर्फ यही स्टॉक नहीं, कुछ दूसरी कंपनीज़ का भी रिजल्ट आया है, वो भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इसलिए ओवरऑल यूएस मार्केट्स का एटलीस्ट प्री मार्केट देखेंगे ना या फ्यूचर्स, उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एक गाइडेंस दे रहा है कि शायद आज मार्केट वहाँ का अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। होगा नहीं होगा देखते हैं शाम में। वर्ल्ड वाइड अगर आप एआई रिलेटेड स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो लास्ट 2-3 मंथ्स अगर देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है ना। लाइक यूएस में देखेंगे माइक्रोन टेक हो गया, सैनडिस्क हो गया, लास्ट 2 महीना ना 25-28% इस तरह का गिरावट आया है। साउथ कोरिया में भी अगर आप देखेंगे ना, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एसके हाइनिक्स, वहाँ भी 25-30% के आसपास गिरावट आया है, क्योंकि उधर लग रहा था ना भाई इतना ज़्यादा रिटर्न आ चुका, कितना रिटर्न, ठीक है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है वो दूसरी जगह थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ से थोड़ा पैसा निकाल रहे थे। लेकिन अब ये रिज़ल्ट इतना अच्छा है एनवीडिया का, तो हो सकता है कि ये जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस और देखने को मिले। लेकिन देखिए हमेशा ध्यान में रखें ना कि इतना ज़्यादा सब जगह रिटर्न आ चुका है ना, वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि लगातार इनका जो रिज़ल्ट है ना कंपनीज़ का बहुत अच्छा आ रहा है। इसीलिए पी रेशियो देखेंगे एनवीडिया का ज़्यादा नहीं, कल मैंने एक्सप्लेन किया भी था ना कि भाई अगर आप उसका फॉरवर्ड पी देखें तो और भी ज़्यादा कम हो जा रहा है, पेग रेशियो देखें तो और भी 1 से भी कम आ जा रहा है, काफ़ी कम आ जा रहा है। तो यही रीज़न है, क्योंकि रिज़ल्ट इतना अच्छा आ रहा है। उसी तरह साउथ कोरिया की जो कंपनीज़ है ना, रिज़ल्ट इतना अच्छा आ रहा है कि वैल्यूएशन बहुत कम दिख रहा है। तो यहाँ पे रिस्क क्या है कि रिज़ल्ट में थोड़ा भी प्रॉब्लम आया तो ये स्टॉक्स बुरी तरह से गिरेंगे, क्योंकि अच्छे रिज़ल्ट के कारण इनका वैल्यूएशन कम दिख रहा है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये जो एनवीडिया का रिज़ल्ट आया है उसका इंडियन आईटी स्टॉक्स पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो देखिए इंडियन आईटी स्टॉक्स तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है ना, एआई से कोई खास लेना देना है नहीं। तो इन स्टॉक्स को बोला जाता है एंटी एआई या फिर डिफेंसिव ट्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एआई रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ना, तब हमारे यहाँ जो आईटी रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो थोड़ा उसके लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वहाँ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आएगा तो इसके लिए थोड़ा निगेटिव होगा। तो ये बात ध्यान में रखें। तो ओवरऑल अगर
AI रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा लगातार आएगा, तो ऑफकोर्स यहाँ प्रॉब्लम बना रहेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे जैसे ही प्रॉब्लम आने लगेगा ना, तब आप देखेंगे कि क्योंकि इधर लास्ट 2-3 मंथ से आप देख रहे हैं ना, उधर प्रॉब्लम है, लेकिन इंडियन IT स्टॉक्स में कहीं कहीं परफॉर्मेंस आया है ना, स्टॉक्स प्राइस ऊपर गया है, या फिर ओवरऑल उसका सेक्टर भी देखें, इंडेक्स भी देखें, IT इंडेक्स, तो वो ऊपर गया है। इसीलिए अब वहाँ पे अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगेगा तो फिर से यहाँ थोड़ा सा आप निगेटिविटी देख सकते हैं। सो नाउ US में इन्फ्लेशन का फिगर देख लेते हैं। तो जुलाई का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रीडिंग, जिसे कि फेड ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए, कल मैंने बताया था लगभग वही रहेगा, तो सेम है, लगभग वही, थोड़ा सा मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा सा बढ़ा है। तो मंथली अगर आप देखें ना तो 0.2% फॉर द मंथ बढ़ा है, और ईयरली अगर आप देखें ना उसको, अगर आप ईयर का फिगर देखेंगे तो 3.7% आया है। देखिए US में जो फेड रिजर्व है सेंट्रल बैंक, उसका टारगेट है 2% का, और इन्फ्लेशन कितना है 3.7%, बहुत ज़्यादा है। इसलिए बात डिस्कशन हो रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स ज़्यादा है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले, पहले 4% से भी ज़्यादा आ रहा था, तो 3.7% आया है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कोर PC, कोर इन्फ्लेशन में हम जो वोलाटाइल आइटम्स होते हैं लाइक फूड और फ्यूल, एनर्जी प्राइसेस, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 3.3% आया है। ठीक, तो ओवरऑल जिस तरह का फिगर है ना, उसको देखकर यही लग रहा है कि अभी शायद नियर फ्यूचर में फिर ट्राई करेगा कि थोड़ा सा और डिले करें इंटरेस्ट रेट हाइक को। इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, लेकिन थोड़ा बहुत शायद डिले करेंगे, क्योंकि जॉब डेटा भी अच्छा नहीं आया। यही इन्फ्लेशन अगर काफ़ी बढ़ के आता ना 4% प्लस, तो ऑफकोर्स इमीडिएटली सितंबर में ही शायद वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक करने के चांसेस हो जाते। बट एनी हाउ, क्या होगा आगे मैं आप लोग को अपडेटेड रखूँगा। नाउ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहा है, क्या करें, कैसे इन्वेस्ट करें? तो देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहा है, क्या करें? कुछ नहीं करें। भलाई इसी में है कि कुछ नहीं करें। अगर आपने सोच समझकर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में कि अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है ना, डाइवर्सिफाइड वाले, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, तो वहाँ पे भलाई यही है कि कुछ ना करें। हाँ, अगर आपने घटिया क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, बिना खुद का दिमाग लगाए, दूसरों का सुनकर, ना किसी ने कुछ बोल दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ तो देखिए गलती आपकी है ना, वहाँ तो मोस्टली बुरा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में रखा है और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, देखिए अच्छा क्वालिटी है, अगर स्टॉक का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आई अंडरस्टैंड, उसमें कहीं कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा ना हो, मेरा सिर्फ ये बोलना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा चलेगा, क्वालिटी अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो अगर ये सब चीज़ आप देख कर इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में आपने लॉन्ग टर्म अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड देख कर रखा है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, सालों से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रही है, फंड का परफॉर्मेंस भी रिलेटिवली ठीक रहा है, तो ठीक है भाई, अप डाउन चलता है, वो फिर से वापस आके ठीक ठाक रिटर्न आएगा। तो मेरा यही बोलना हो, क्या करें, तो कुछ नहीं करें, भलाई इसी में है। वहाँ पे अगर कुछ करने जाएंगे तब वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्वालिटी अच्छा है तो जनरली हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कैसे इन्वेस्ट करें? स्टॉक्स में ऑफकोर्स अगर क्वालिटी अच्छा है, वहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा जब भी गिरता है, कभी कभी तो गिर रहा है, स्टॉक्स भी गिर रहा है ना, तो वहाँ पे स्टैगर्ड पेमेंट ना, जब जब थोड़ा थोड़ा गिरे, हल्का हल्का इन्वेस्ट करते जाएंगे। मैं वही करता हूँ, इसलिए मैं वही चीज़ बता भी रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वही बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स अगेन, अगर SIP करें बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करें, और अगर बड़ा पैसा है, जल्दी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मे बी स्टैगर्ड पेमेंट 3-4 टाइम्स स्टैगर्ड पेमेंट, अगर ये सब दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, STP बेस्ट है। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, 6 मंथ्स का डेट फंड में पैसा डालें, वहाँ से एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा इक्विटी में ट्रांसफ़र करते रहें। ये है सही तरीका इन्वेस्टमेंट करने का। ना आप लोग के प्रश्न, फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा लें, प्लीज़ बताएं लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, वहाँ पे रिटर्न नहीं आ रहा है। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रिसेंटली एक डिटेल वीडियो बनाया था ना, फ्लेक्सी कैप पे भी बनाया हुआ है, स्मॉल कैप फंड्स पे भी बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी फ़ंड का आपने नाम लिखा था वहाँ पे ना, तो वो फ़ंड तो अच्छा है ना भाई। फ्लेक्सी कैप फ़ंड अगर पुराना है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, तो थोड़ा 1-2 महीना 1-2 साल हल्का फुल्का अंडर परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। लार्ज कैप्स का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया है, और वैसे फ्लेक्सी कैप फंड जहाँ की लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब वहाँ परफॉर्मेंस आएगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मेरा यही बोलना है ना कि अगर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, तो यहाँ परेशान नहीं होना। आप लॉन्ग टर्म लिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब टाइम दें उसको।
फिर से वापस आएगा, अप डाउन चलता रहता है। हाँ, अब यहाँ से 2-3 साल लगातार काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस, तब कॉल लिया जा सकता है, लेकिन उस तरह का तो अंडर परफॉर्मेंस नहीं है ना अभी, तो फिर वहाँ पे टेंशन किस चीज़ का। सेकंड क्वेरी है, निफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप मोमेंटम फंड ऑफ फंड कैसा फंड है? तो देखिए, फंड ऑफ फंड का मतलब ये हुआ ना कि किसी ETF में पूरा का पूरा जाकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है इस फंड ने, और स्मॉल एंड मिड कैप है तो ऑफकोर्स रिस्क बहुत ज़्यादा है, उस पर से मोमेंटम है तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, ऐसे जो मोमेंटम वाले फंड्स हैं ना, वे उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ की प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा है लास्ट 6 मंथ्स 12, मतलब कि ज़्यादा डेट ना हो कंपनी पे, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, ROC अच्छा हो, ये सब पैरामीटर्स के बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं। तो देखिए, जो भी फंड आपका हार्ड अर्न मनी है ना, आप जहाँ चाहे इन्वेस्ट करें, जो भी फंड सेलेक्ट करें, बस ट्राई करें कि लंबे समय तक टिके रहें। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इस तरह के फंड्स में पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड जो बोलता हूँ आपको ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इतना बहुत है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरा ये मानना है कि सिंपल रखें, ज़्यादा मैटर कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल रखेंगे तो आसानी से लंबे समय तक हम चल पाएंगे। और वहाँ पे फंड मैनेजर के पास लीवे होता है ना कि भाई जो कुछ भी अच्छा कर रहा है वहाँ पे जाकर वो चेंजेस कर सकता है, उसका कोई भी यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड में किसी तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट कर दे, क्वालिटी किस तरह का है वो डिसाइड करेगा, किस तरह के स्टॉक, सभी कुछ वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। तो अच्छा यही होता है ना, क्योंकि यहाँ तो फंड मैनेजर को पैसा दिया है और ऑफ कोर्स देखना है कि भाई अच्छी क्वालिटी का कंपनी हो, अच्छी क्वालिटी का फंड हो। बट एनी हाउ, आपका हार्ड अर्न मनी, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है कोई पर्टिकुलर फंड, आप जहाँ चाहे जाएँ, बट यही है कि समय दें। ये नहीं कि गया वहाँ आपने लास्ट 1-2 साल का अच्छा परफॉर्मेंस देख के थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हुआ, भाग गए और फिर बोला ख़राब है। जी नहीं, जहाँ भी जाएँ, अगर आपने सोच समझ कर इन्वेस्ट किया है तो अच्छा समय दें वहाँ पे। लेकिन पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैं कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि यही सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद स्टॉक रिलेटेड एक क्वेरी है, कितने स्टॉक्स रखें, एलोकेशन कब बढ़ाएं स्टॉक्स में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है। देखिए, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स तो मैंने बार बार बताया है ना, अगर छोटा मोटा कॉर्पस है तो मे बी 5-10 स्टॉक्स, और बड़ा कॉर्पस है, मार्केट का अच्छा आइडिया है तो मे बी 10-15 स्टॉक्स के आसपास, और नॉलेज थोड़ा कम है, रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं, नॉलेज थोड़ा कम है, तो मे बी 20-25 स्टॉक्स। 20-25 स्टॉक्स बहुत होते हैं, उससे ज़्यादा पर्सनली मैं फेवर में नहीं रहता हूँ। बट एनी हाउ, कॉल तो आपका होगा, आपका हार्ड अर्न मनी है। तो देखिए, मोस्टली इन्वेस्टमेंट नॉलेज पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। स्टॉक्स तो मैंने हमेशा बताया ना कि अच्छा अगर मार्केट नॉलेज है, फंडामेंटल्स का आइडिया, तभी जाएं स्टॉक्स में, नहीं तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है, वहीं अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, स्टॉक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जाना है, अगर नॉलेज अच्छा है तब तो बिल्कुल जाएँ, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन कम नॉलेज के बाद भी जाना चाह रहे हैं तब तो थोड़े नंबर ऑफ़ स्टॉक्स आपको ज़्यादा रखने होंगे ना, क्योंकि कम जाएंगे वहाँ पर आपने गलत इन्वेस्ट किया तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही डेंजर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत अच्छा नॉलेज है तो इवन 10-15 स्टॉक सफिशिएंट है। अगर नॉलेज कम है फिर भी आप जाना ही चाहते हैं तो 20-25 स्टॉक्स के आसपास। लेकिन हाँ, अगर कॉर्पस बहुत छोटा है तब तो 5-10 स्टॉक्स के आसपास सफिशिएंट हो। तो डिपेंड करेगा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है, रिस्क प्रोफाइल कैसा है, मार्केट नॉलेज कैसा, वो सब चीज़ों पे मैं बोलता हूँ ना 13 स्टॉक्स। तो मैं आपको ये भी देखना है कि 18 साल प्लस का मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, थोड़ा बहुत इधर ना 20-30% गिर भी जाता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं झेल लूँगा। तो आपको वो सब देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। आप खुद के अनुसार डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि आपके लिए क्या सूटेबल है। उसके बाद एलोकेशन कब इंक्रीज़ करना चाहिए, तो देखिए मेरा तरीका क्या है ना कि जैसे 13 स्टॉक्स है फ़िलहाल, ऑफकोर्स ये थोड़ा बहुत चेंज करेगा, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन फ़िलहाल इतना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि जो भी स्टॉक्स अच्छा कर रहा है ना, क्योंकि सारे तो अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, उसमें कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ डाउन भी है, कुछ तो ज़्यादा डाउन भी है, सभी तरह का है इसमें। तो इसमें जो अच्छा कर रहा है, जिसमें टेलविंड अच्छा खासा मिल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, और वैल्यूएशन भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके परफॉर्मेंस को देख के ना, जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE सब देख कर, तो वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन लेने का कोशिश करता हूँ। भाई जो अच्छा करा, भाई जनरली लोग क्या करते हैं, जो अच्छा करा उसको बेच दो, जो ख़राब है उसको रखे रहो, यही होता है ना। बहुत गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। भाई जो अच्छा कर रहा है ना, उसमें सब चीज़, सारे पैरामीटर्स अच्छा हैं, वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ परफॉर्मेंस के हिसाब से, वहीं पे तो ऐड करना चाहिए ना, वही तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। आपने अच्छा बेच दिया, ख़राब रखा हुआ है ना, जैसे गार्डन है, उसमें एक फूल है अच्छा खासा फूल आ रहा है, पता चला उसी को तोड़ के हटा दिया आपने, और उसमें जो घास भूस है ना उसी को आपने रखा हुआ है। स्टॉक में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, तो ये ध्यान में रखें। और 5% वाला रूल मैं फॉलो करता हूँ कि भाई इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मिनिमम ट्राई करता हूँ
कि 5% का एटलीस्ट एक्सपोजर लूँ, क्योंकि अगर एक 2% का एक्सपोजर लूँगा किसी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में तो उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न आ भी जाएगा तो मेरे पोर्टफोलियो पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।